हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा ट्रिक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 4। तो आपने अगर इसका पहला वीडियोस नहीं देखे हैं, जो पहले मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, तो वो ज़रूर देखिए क्योंकि ये सारे वीडियोस इंटरलिंक्ड होते हैं। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें अच्छा लगता है और हमारी मेहनत का पता चलता है। ठीक है। और हमारे चैनल पे पॉलिटी की वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को नज़र में रखते हुए, मतलब जितने भी आए हैं सब हमने डाले हैं और उसको साथ साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो आप उन्हें जाके देख लीजिए। ठीक, वो जरूरी है। तो आज हम मनी एंड बैंकिंग शुरू करने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, इसका पार्ट 4 होगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ है। और इससे पहले 1, 2 और 3, ये तीनों पार्ट मैंने पहले बना रखे वीडियोस में, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो जरूर देख लें। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ दोस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि पॉलिटी की वीडियो है हमारे चैनल पे, वो भी रोज़ आती है या एक दिन छोड़ के आता है उस पर वीडियो हमारे चैनल पे पॉलिटी का, तो वो देख ले, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला पार्ट 4 है, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग का। तो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसिड? फर्स्ट गोल्ड, बी मनी, सी लैंड, या डी ट्रेजरी बॉन्ड्स? तो देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट लिक्विड एसिड। मोस्ट लिक्विड एसिड इसमें से कौन सा है इन चारों में से? देखिए, लिक्विड एसिड का मेनली मतलब ये है कि जिसमें ट्रांजेक्शन हो सके और जिसमें सबसे कम ऑब्स्टेकल्स हो। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है जिसमें सबसे कम परेशानी हो। तो उसका आंसर क्या बनता है हमारा? मनी। जो पैसा होता है वो बिल्कुल आसानी से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। देखिए, जो गोल्ड है, गोल्ड के टर्म्स में हर कोई डील नहीं कर सकता आपसे इकोनॉमी में। ठीक है। लैंड, ये इसका भी काफी लंबा प्रोसेसर होता है। ट्रेजरी बॉन्ड, इसका भी काफी लंबा प्रोसेसर होता है। लंबा नहीं तो एक स्पेसिफिक जगह, मान लीजिए बैंक वैंक, तो जाना ही पड़ेगा आपको इसको बनवाने में, फिर देने में, जो भी है। ठीक है। लेकिन ये जो मनी है, ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप अपने, मान लीजिए आपके पास रुपया है, तो पूरे इंडिया में कहीं भी ये एकदम ही एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा बना हमारा? बी। ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए हमने आपके लिए उठाया। और एक बार फिर से हमारी इस मेहनत को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और इसी तरह के सारे वीडियो एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किए हुए हैं पॉलिटी के, तो उसे जरूर देखिए, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ एशियंट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र का जो एशियंट बुक था, उसका ऑथर कौन है? ए कौटिल्य, बी चाणक्य, सी सश्रुत, या डी भट्टाचार्य? ये देखिए, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ऐसे आपको पता ही होना चाहिए कि चाणक्य ही थे हमारे पुराने एशियंट जमाने के सबसे बड़े अर्थशास्त्री। तो इसका आंसर क्या बना हमारा? बी, चाणक्य। चाणक्य ने ही कौन सी बुक लिखी थी? एंशियंट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसे किसने लिखा था? चाणक्य ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, ये लिखना भूल गया। ठीक है, बीपीएससी। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया? व्हाट इज द रिजर्व डिपॉजिट रेशन? आरडीआर क्या होता है? रिजर्व डिपॉजिट रेशन होता क्या है? ठीक है। द द पोर्शन ऑफ मनी आरबीआई lends to commercial bank, b the portion of total deposits commercial bank keep as reserves, c the total portion of money that commercial banks lend to the customer, या डी none of the above? देखिए, पहले की वीडियोस में मैंने इसे कवर किया है, वहां से आप देख सकते हैं, तो आपको काफी अच्छे से समझाया, तो वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका बेसिकली आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी, द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। कीप एज रिजर्व, जो जितना भी कॉमर्शियल बैंक जो है टोटल डिपॉजिट का वो अपने पास रखती है ना रिजर्व में, उसे हम क्या बोलते हैं? आरडीआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशन। ठीक है। ये ध्यान रखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यही टर्म्स हैं, ये घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, बस आपको इसको क्या करना है? वर्ड को समझना है, वर्ड को पकड़ना है।
ये सब मैंने काफ़ी पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर किया है, तो आप वहाँ से जाके देख लें और फिर से अगेन हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू इट्स एसेट्स इज नोन एज। जो रेशियो होता है बैंक कैपिटल का उसके एसेट्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं? ए स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, बी कैश रिजर्व रेशियो, सी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या डेट इक्विटी रेशियो। देखिए एसएलआर ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से समझा रखा है, तो ये तो इसका ये रेशियो में नहीं होता है। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। सीआरआर ये भी नहीं होगा, और ये डेट इक्विटी रेशियो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बना? बी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या होता है? जो एसिड्स, जो कैपिटल और उसके एसिड्स के बीच का रेशियो होता है, बैंक कैपिटल टू इट्स एसिड्स इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कवर किए गए हैं। ठीक है, तो फिर से और इसी तरह के काफ़ी अच्छे वीडियोस आपको पॉलिटी के मिलेंगे इंडियन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसे देख लें एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया? देखिए इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने फर्स्ट म्यूचुअल पॉलिसी इस्टेब्लिश किया था इंडिया में? ठीक है, तो इसका पहला है एसबीआई, बी है एलआईसी, सी है जीआईसी, या डी है यूटीआई। तो इसका आंसर है दोस्त यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था। कहाँ? हमारे देश में। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले यूटीआई ने किया था। अगर क्वेश्चन में पूछा होता ना विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, अगर बैंक पूछा होता किस बैंक ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडिया में और वो लाए हैं, तो उसका आंसर बनता है दोस्त एसबीआई। ठीक है, ध्यान रखिएगा बैंक में और इंस्टीट्यूशन में फर्क होता है। ठीक है, यहाँ कहीं बैंक नहीं लिखा है, तो ऑफकोर्स हम मान के चलते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसने ये फर्स्ट म्यूचुअल फंड लेके आए थे। ठीक है, अगर कोई बैंक स्पेसिफिक पूछता तो वो किसका नाम होता? फिर एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आया था। ठीक है, और पिछले वीडियोस में जैसे इसका कवर किया गया है कि इसका पुराना नाम क्या था स्टेट बैंक का? इंपीरियल बैंक। ठीक है, ये देखिए, ये काफी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, और बैंक का मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। हाँ जी, आप बताइए इन्फ्लेशन क्यों आता है हमारे में? देखिए, जब इन्फ्लेशन होता है, क्या है बेसिकली, एक छोटा सा आइडिया दे दूं। इन्फ्लेशन होता है व्हेन हमारे कंट्री के इकोनॉमी में जब जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूस बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन बेसिकली होता है जब मनी में, इकोनॉमी में एक्सेस ऑफ मनी हो जाता है, या मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्यों हो जाता है? ए इंक्रीज इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ये नहीं होगा, क्योंकि गुड्स की सप्लाई से इंक्रीज इन केस विद द गवर्नमेंट, नहीं ये भी नहीं होगा। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे मैंने अभी बताया था, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल जो होता है, प्राइस लेवल वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? हमारे इकोनॉमी में प्राइस स्पाइरल होने लगता है, और इससे इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, ये देखिए, ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच डिवेल्युएशन, ठीक है, डिवेल्युएशन क्या होता है ये बताइए पहले। डिवेल्युएशन एक अलग टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिवेल्युएशन। देखिए अभी इसके बारे में बता देता हूँ मैं। डिवेल्युएशन, सबसे पहले तो आपने ये सुना होगा कि डॉलर के मामले में पैसे गिर गया। ठीक है, या थोड़ा पैसे की हालत अच्छी हुई है। मान लीजिए, एक ऑन एन एवरेज समझाता हूँ आपको, कि 70 रुपये है बराबर, $1 की वैल्यू अभी 70 रुपये है। ठीक है, मान लेते हैं, अभी तो ज़्यादा है वैसे। तो अगर ये बढ़ गया, मान लेते हैं ये 72 हो गया, तो इसके मामले में क्या हो गया? हमारा पैसा और गिर गया। ठीक है, पहले हम $1 खरीदने के लिए अपना 70 रुपये देते थे, अब हम 72 रुपये दे रहे हैं, तो हमारा पैसा गिर गया है। ठीक है, मान लीजिए ये 70 से 65 हो गया, तो अब क्या होगा कि हमारा पैसा उठ गया है। तो पैसा उठ गया का मतलब, ये देखिए जनरल टर्म में बता रहा हूँ, ऐसे होता है, मतलब ऐसे ही होता है, बट इसका एक फॉर्मल वे है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ।
मान लीजिए 65 हो गया डॉलर, 70 से 65 हो गया, मतलब हमें $1 के लिए 65 देना पड़ रहा है, 65 रुपीज देना पड़ रहा है। तो इस मामले में क्या हुआ, हमारा पैसे की वैल्यू उठ गई। तो ये जो होता है, ये तो डिटरमाइन होता है मनी में कि मतलब मनी सप्लाई बराबर रहे, तो ये तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है कि डिमांड और सप्लाई बराबर रहे, तो यहाँ इक्विलिब्रियम रहता है मनी में। मान लीजिए अभी, मान लीजिए ये जो डिवेल्युएशन टर्म है ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ना पैसे की वैल्यू गिरती है ना उठती है, बस ये डिवेल्युएशन जनरली मार्केट में गवर्नमेंट फैला देती है कि हमने जो हमारे पैसे की वैल्यू गिर चुकी है। तो उससे क्या होता है कि मार्केट, हमारी जो है इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड बढ़ जाती है तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। ये बेसिकली आरबीआई नहीं करती है, डिवेल्युएशन एक टर्म है जो गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के यूज करने से क्या होता है कि उससे हमारी इकोनॉमी की कंडीशन स्टेबल होने लगती है। एक्चुअल में उस पैसे की वैल्यू नहीं गिरी होती है, बट उसको जस्ट क्या बोलते हैं, फ्लूक मारती है, तुक्का मार के बोल देती है कि हाँ हमारे उसके इकोनॉमी में मनी की वैल्यू गिर चुकी है, ठीक है। तो बस इसमें गवर्नमेंट मतलब कोई पैसे वैसे की वैल्यू गिरती नहीं है, बस ये डिवेल्यूशन इसलिए किया जाता है ताकि मनी में स्टेबलाइजेशन बनी रहे, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डिवेल्युएशन यूजुअली कॉज टू इंटरनल प्राइस टू। तो मान लेते हैं इसमें पूछा गया डिवेल्युएशन जो किया जाता है उससे इंटरनल प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है। पहला ऑप्शन हमारे पास ए फॉल, बी राइज, बी ऑप्शन है राइज, सी ऑप्शन है रिमेन अनचेंज, और डी ऑप्शन है फर्स्ट राइज देन फॉल। देखिए मैंने बताया था कि जो हमारे इकोनॉमी की इंटरनल प्राइस है मनी की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी रिमेन अनचेंज। देखिए ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको मैंने काफी अच्छे से बता दिया। इसके बेसिस पे अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। फिर देखिए द मेजर एम ऑफ डिवेल्युएशन इज टू, मेजर एम पूछा है, इनकरेज एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बी इंकरेज इंपोर्ट, सी इंकरेज बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, या डिस्करेज बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो इसका आंसर मैंने क्या बोला था, डिवेल्युएशन किस लिए करते हैं, ताकि हमारा क्या इंकरेज हो सके, इंपोर्ट इंकरेज हो सके, ठीक है। क्योंकि लोगों को मार्केट में क्या बोलती है गवर्नमेंट कि हमारे पैसे की वैल्यू गिर चुकी है। पैसे की वैल्यू गिर चुकी है मतलब कि अब उसे हमारे गुड्स खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो डिवैल्यूएशन का मेन वो करते हैं इसलिए ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और वहां पे फॉरेन रिजर्व्स आते हैं उससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखिए दोस्त, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब आते हैं, डिवैल्यूएशन टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन भी डिवैल्यूएशन पे आ गया। फिर क्या है, डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, सी एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इंपोर्ट तो बढ़ ही जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पे, हाँ, डिवैल्यूएशन से क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में ये पता लगता है कि हमारे जो है पैसे की वैल्यू वो कम हो चुकी है। तो हम उससे क्या करते हैं, हमारा इंपोर्ट कम कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि क्या होगा इससे कि हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट एक्सटेंड कर जाता है। एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ना बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं पहले हम एक चाय की पत्ती खरीदते थे 60 रुपए पैकेट का, ठीक है, और हम उसे पीते थे। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि इकोनॉमी में डिवेल्यूएशन कर दिया और आपको पता लगा अब ये पैकेट 80 की मिलेगी। तो आप क्या करोगे, चाय और कॉफी एक मान लेते हैं बेटर सब्स्टिट्यूट है, तो आप कहाँ शिफ्ट कर जाओगे, कॉफी पे। कॉफी क्या हो जाएगा, जो आप चाय बाहर से इंपोर्ट करते थे उसका सब्स्टिट्यूशन ये अभी भी आपको 60 में मिल रहा है, तो आप क्या ले लोगे, बोलोगे हाँ हम कॉफी पी लेंगे कोई बात नहीं। अगर आप 20 रुपए देना नहीं चाह रहे हो एक्स्ट्रा, तो क्योंकि आप किस पे शिफ्ट कर गए, उसकी सब्स्टिट्यूशन पे, जो हम इंपोर्ट करते थे इकोनॉमी उसके सब्स्टिट्यूशन पे शिफ्ट कर गई, ठीक है। तो ये तीनों होता है, तो इसका आंसर क्या बना हमारा, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्या, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, कि जो प्रेजेंट हमारा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है। ए गोल्ड रिजर्व सिस्टम, बी क्या है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, सी
कन्वर्टेबल करेंसी सिस्टम, या डी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए जो हमारा कंट्री है ना, उसका मॉनेटरी सिस्टम किस पे डिसाइड होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। ये इससे मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है, तो आप वहां से देख ले। और आपको देखिए, सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आपको इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप शुरू से वीडियोस देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फिर से पॉलिटी की वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उसे भी देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं किसे, जिससे हमारे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जिस पे बेस्ड है। तो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? ये मतलब एक क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम किस पे बेस्ड है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है कि ये होता है, इससे हम क्या इशू करते हैं? करेंसी। जो भी हमारे 500 1000 के कितने नोट आएंगे इकोनॉमी में, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम से ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो करेंसी किससे डिसाइड होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम से, कि कितने आएंगे, ठीक है। इसके लिए आरबीआई जो है अपने अंडर, ठीक है, 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखती है, ठीक है। कितने करोड़ का, ये भी ध्यान रखिएगा। 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखती है अपने अंडर, ठीक है। किसके लिए? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के लिए, ठीक है। दो वो, और वो किस फॉर्म में होता है? गोल्ड या गोल्ड बुलियंस के फॉर्म में, या फॉरेन करेंसी, ठीक है। गोल्ड बुलियन या फॉरेन करेंसी, इन तीनों को टर्म में मिला के वो कितना रखती है? 200 करोड़ रुपए रखती है एज अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। और आरबीआई तो कितने भी नोट इशू कर सकती है, लेकिन उसका क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, उसको उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इसका आंसर है डी मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। देखिए हर चीज को काफी अच्छे से कवर कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ठीक है। वही पुरानी बात बोल रहा हूँ, बट इट्स इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस शुड, मैंने अभी बताया था कि क्या होता है। आप बताइए, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ सोचने का, ठीक है। पहला है ए इंक्रीज, यहाँ पर डॉट, ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन कांस्टेंट, या डी फ्लक्चुएट। देखिए इन्फ्लेशन होता है ना, उसमें हमारा बेसिकली ये होता है कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ती है और उससे क्या होता है, हमारा जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस प्राइस शुड बी, क्या है इसका आंसर? ए इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और डिफ्लेशन में इसका उल्टा होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। डिफ्लेशन क्या होता है बेसिकली? जिसमें हमारे इकोनॉमी में मनी की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्लेशन। DEF से डोनेट कर देता हूँ। ये सब हम काफी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अभी भी तो पूरा बाकी है, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, तो मैं आपको पूरे इकोनॉमी की हर एक चैप्टर का ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। थोड़ी अलग लैंग्वेज होंगी, पर क्वेश्चंस ये इसी टाइप में आते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस शुड, ओ ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान में इसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? अभी भी ए ही होगा, ठीक है, इंक्रीज ही करेगा। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये बताइए, इन विच ईयर, ठीक है, इन विच ईयर इंडियन रुपी वॉज डिवेल्युएटेड 2 टाइम्स इन अ मंथ। एक मंथ में ही 2 बार डिवेल्युएट हुआ था, ठीक है। जो बहुत रेयर है, मतलब और कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, कि इंडियन रुपीस को एक साल में या एक महीने में 2 बार, मतलब बेसिकली एक महीने में 2 बार डिवेल्युएट करना पड़े गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए। ये देखिए काफी सोचने वाली टर्म है और जनरल टर्म है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें मतलब देखिए क्वेश्चंस तो आपको पूछ ही लेते हैं वो, और कभी कभी पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा, पहला ऑप्शन है ए 1990, दूसरा है बी 1991, तीसरा है सी 1994, या चौथा है डी 1999, 1999। तो इसका आंसर है बेसिकली बी 1991, ठीक है। कौन से ईयर में? 1991 में एक महीने में 2 बार क्या हुआ था, हमारे करेंसी को डिवेल्युएट करना पड़ गया था गवर्नमेंट को, ठीक है। 1991 में और क्या हुआ था? एलपीजी प्रोसेस भी आया था, ठीक है, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमी में काफी सारे मतलब
चीजें आनी शुरू हुई, बाहर की मार्केट हमारे मार्केट में एंटर करना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बहुत सारे पॉज मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी है, तो हम उसको अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, या अगले चैप्टर जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका ध्यान रखिएगा कि कौन सा मंथ है जब कौन सा ईयर में दो बार हमारे करेंसी को डिवेल्युएट होना पड़ा था, तो वो है 1991 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए काफी बार पूछा गया है। ओ सॉरी, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। देखिए आरबीआई के फंक्शंस के बारे में मैंने काफी बार आपको डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, तो वहां से भी देख लेना। पहला है ए बैंकर्स बैंक, ये है बिल्कुल है। बी है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये भी बिल्कुल करता है। सी है कस्टम्स कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, ये भी है, क्योंकि आरबीआई ही सारा फॉरेन रिजर्व अपने अंडर रखता है, ठीक है। अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो, मान लेते हैं आपकी कोई कंपनी है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके पास जितने भी फॉरेन रिजर्व्स है ना, वो आपको विद इन 30 या 60 डेज के अंदर अंदर बैंक में जमा करा के उसके बदले का आपको इंडियन रुपी लेना पड़ता है, और वो फॉरेन रुपीज किसके पास चला जाता है, हमारे आरबीआई के पास, ठीक है। तो वही उसको कस्टोडियन में रखता है, मतलब अपने पास रखता है, इसलिए उसे बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ध्यान रखिए। तो और इसका डी ऑप्शन है अलॉटिंग ऑफ मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जी हाँ, ये इसका फंक्शन नहीं है, आरबीआई का ये फंक्शन नहीं है कि वो आर किसी भी मतलब फार्मर को डायरेक्टली पैसे नहीं देती एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये बेसिकली काम नाबार्ड का होता है, या बेसिकली जो रीजनल बैंक होते हैं या फिर कमर्शियल बैंक होते हैं, वो ये काम करती है, आरबीआई का ये काम नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या है कि ऑन विच कमीशन रिकमेंडेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज established। किस कमीशन के रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, आरबीआई जो स्टैब्लिश्ड हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आरबीआई कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। और ये उसमें कब आया था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था इसका, तो 1949 में। ये अलग अलग टर्म है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में, और इस ये नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में, ठीक है। तो और इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। जो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पे क्या हुआ था, आरबीआई स्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, कब, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के प्री में भी पूछा गया, और बीपीएससी और एनटीपीसी सीएचएसएल और एलडीसी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसके रिकमेंडेशन पे, हिल्टन यंग कमीशन के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, या सी बोथ ए एंड बी, या डी स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसका आंसर है कि प्राइमरी फंक्शन पूछा गया, तो इसका आंसर ये दोनों होगा कि मनी का काम क्या है, मीडियम एक्सचेंज, ये प्राइमरी फंक्शन है, और मेजर ऑफ वैल्यू कि किस चीज का कितना हम पैसा देना चाहते हैं। आप कोई फोन ले रहे हो, उसका 10,000 है, 12,000 है, तो वो किसके थ्रू हुआ है, मनी के मेजरमेंट के थ्रू। तो इसका आंसर क्या बना, सी, बोथ ए एंड बी है इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब देखिए पहला क्या था, हमारा प्राइमरी फंक्शन पूछा था, और दूसरा क्या पूछ रहे, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, टू मेक डिफर पेमेंट्स, ये भी ये सेकेंडरी फंक्शन है बिल्कुल। स्टोर वैल्यू, ये भी सेकेंडरी फंक्शन है। सी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये भी सेकेंडरी फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या बना था, डी, ऑल ऑफ दी, ये तीनों क्या है, मनी के सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, विद विच नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू। नरसिम्हन कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, देखिए पहले के वीडियोस में मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया, अगर आपने वो देखा होगा तो ये तो एक बार में क्लिक हो जाएगा। ये किस चीज से रिलेटेड है, बी, बैंकिंग रिफॉर्म से, ठीक है। और ये कमेटी भी कब बनी थी, पहली बार 1991 में बनी थी, ठीक है।
नरसिम्हन कमीशन, और इसका बेसिकली पहले का काम क्या था, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखना कि कहाँ उसकी वजह से लैकिंग हो रहा है, क्या इकोनॉमी में डिफरेंस आ रही है, ठीक है। तो नरसिम्हन कमेटी रिलेटेड टू किसके लिए है, बैंकिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। देखिए मार्केट रेगुलेटर कौन सा है इनमें से इंडिया में। पहला ऑप्शन है हमारे पास आईबीए, दूसरा है हमारे पास सेबी एसईबीआई, तीसरा है एएमएफआई, या चौथा है एनएसडीएल। तो इसका आंसर है बेसिकली बी, सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें बेसिकली स्टॉक्स में डील करते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी मार्केट इसका दूसरा नाम है सेबी का ही। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जैसे आईपीओ वगैरह होते हैं, इनिशियल पब्लिक इशू, किसी कोई भी कंपनी करती है तो वो पहले किस में करती है, अपना प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में पहले कोई अपना शेयर बेचना पड़ता है किसी को, किसी भी कंपनी को अगर आना है उसमें। तो अगर एक बार प्राइमरी में बिक गई तो उसके बाद जो उसका डील होगा ना, वो कहाँ होगा, सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट को ही क्या बोलते हैं, सेबी। सेबी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये देखिए काफी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ ईमानदारी से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पॉलिटी की वीडियो है वो भी बार बार याद दिला रहा हूँ, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि परमिशन दिया जाता है किस एक बैंक कस्टमर को टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस। जितना भी मान लीजिए उसके अकाउंट में बैलेंस है ना, मान लीजिए उसके अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस है, ठीक है। तो उसने मान लेते हैं चेक काट दिया 1.5 लाख का, ठीक है। ये ध्यान रखिए किस टर्म में होता है, जब उसके पास करंट अकाउंट हो, और किसी अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा गया है कि उसको बोलते क्या है, उस चीज को, करंट अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। तो ए पर्सनल लोन, बी ऑर्डिनरी लोन, सी डिस्काउंट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, या डी एन ओवरड्राफ्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका आंसर है डी एन ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, ओडी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल किस कंज्यूमर को किया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो एक्सेस अकाउंट, मतलब अकाउंट में पैसा कम है लेकिन आप उससे ज़्यादा भी चेक काट सकते हो, वो फैसिलिटी किस अकाउंट को, किस कस्टमर को दिया जाता है, जिसके पास करेंट अकाउंट होल्डिंग हो, ठीक है। उस बैंक से उसे एक्सेस में चेक काटने का वो दिया जाता है परमिशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Indian bank become the first to touch a market capitalization of 1 lakh करोड़ in India? कौन सा बैंक है जो पहली बार टच किया मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पहला हमारा है ए आईसीआईसीआई, बी है एचडीएफसी, सी है एसबीआई, और डी है पीएनबी। तो इनमें से फर्स्ट कौन था 1 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन मार्केट में टच करने वाला। तो इसका आंसर है सी, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कब टच किया था ये, सितंबर 2007 में, ठीक है। 1 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और हाँ जी, ये एसबीआई था जिसने कब किया था, ये ध्यान रखिएगा, सितंबर 2007 में कर लिया था ये 1 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन मार्केट को टच, और इससे ये पहला बैंक बन गया था, कॉमर्शियल बैंक, जिसने इतने बड़े अमाउंट को कैपिटल मार्केट में टच किया था, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये देखिए पूछा गया है काफी बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिजर्व द रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एंड over and above the statutory minimum with the RBI is called are called sorry हाँ, उसे क्या कहते हैं, जो रिजर्व है वो कमर्शियल बैंक हेल्ड करती है, जितना उसे स्टेचुरी मिनिमम बोला गया है उससे ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए कैश रिजर्व, बी डिपॉजिट रिजर्व, सी एक्सेस रिजर्व, या डी मॉनेटरी रिजर्व, ठीक है। तो इसका आप बताइए। देखिए पहले मैंने इस टर्म को काफी अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। साथ साथ पॉलिटी की वीडियो है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, तो आप उसे जरूर देखें, ठीक है। उस वीडियोस को भी लाइक करें। तो इसका आंसर क्या है कि जो कमर्शियल बैंक ओवर
एंड अबव स्टेचुरी मिनिमम करती है आरबीआई के पास, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेस रिजर्व। ठीक है, तो एक्सेस रिजर्व बोलते हैं उसे। और इसको कभी कभी क्या बोलते हैं हम? इसको ओवर रिजर्व्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ओवर रिजर्व्स भी इसी का नाम है। तो कभी एग्जाम्स में दिख गए तो इसे भूलिएगा मत। ठीक है, ओवर रिजर्व बोलते हैं इसे। क्योंकि ये देखिए टर्म वही होती है सारी, बस कभी कभी वर्ड घुमा के दिया जाता है, बट चीजें वही है। इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ कि एक्सेस रिजर्व, ओवर रिजर्व इज अ सेम थिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये बताइए आप। ये तो काफी आसान है, आपको पता होना चाहिए। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। फाइनेंशियल ईयर कब कब है, कब से कब तक होता है आरबीआई का? ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई इज फ्रॉम, बताइए इसका आंसर आप। पहला है हमारे पास अप्रैल टू मार्च, बी है हमारे पास जुलाई टू जून, सी है जनवरी टू दिसंबर, या डी है अगस्त टू जुलाई। बताइए। तो इसका आंसर है बी, जुलाई टू जून। क्या आरबीआई फॉलोज फाइनेंशियल ईयर ऑफ जुलाई टू जून? ठीक है, और पहले ये कौन सा फॉलो करती थी? पहले ये फॉलो करती थी जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, पहले ये फॉलो करती थी जन टू दिसंबर। कब? देखिए आरबीआई कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1935 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 1940 तक ये कौन सा टर्म फॉलो करती थी? जनवरी से दिसंबर। और उसके बाद कौन सा हुआ? उसके बाद से लेके अब तक कौन सा है? जुलाई टू जून। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है? जुलाई टू जून का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, तो आप बताइए इसका कि आरबीआई कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करती है? ए नागालैंड, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी असम। तो इसका आंसर है बी, जम्मू एंड कश्मीर के साथ आरबीआई कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, सब अलग था। लेकिन अब तो आर्टिकल 370 हट चुका है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसके हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद, क्या ये अब इनके साथ आरबीआई का डील चालू हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन चालू हुए, या नहीं हुआ है, अब भी ऐसे ही चल रहा है, क्या है? तो उसके बारे में आप गूगल कीजिए, थोड़ा पढ़िए। ठीक है, और देखिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, करंट अफेयर के टर्म्स से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पढ़ के आप बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। ठीक है, बेसिकली वीडियो नहीं, ये पूरा मनी एंड बैंकिंग यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा पूरा। ठीक है, और सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए। देखिए पूछा यही जाना है एग्जाम में, बस क्या होगा, वर्ड्स अलग होंगे, लेकिन अगर आपने एक बार उस चीज को पकड़ लिया तो वो आपके दिमाग से आउट नहीं होगा, और आप बिल्कुल मनी एंड बैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन देख के ही 100% सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हुआ है। ठीक है, जल्द मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी लाऊंगा वो वाला वीडियो भी, नए चैप्टर के साथ नया वीडियो। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को, मेहनत को सफल करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और पॉलिटी की वीडियो है उसे जरूर देखें। ठीक है, बाकी भी है नोबेल प्राइज वगैरह, करंट अफेयर वगैरह हमारे चैनल पे, उसे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय।